अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत है कहानी खूनी भेड़िए का चौथा हिस्सा। पिछली एपिसोड में आपने सुना था कि पॉल, करमीफ और एलन भाई जो कि दोनों डॉक्टर्स हैं, उनको अपने सराय में बुलाता था और फिर उनको साथ लेकर एक दूसरे सराय में रेड करने जाते थे। और वहाँ पर उन्हें एक अजीबो गरीब सी चीज़ें नज़र आती थीं। और फिर वो एक शख्स जिसका नाम मर्गन स्ट्रॉम था से मिलते हैं और वो उससे रिहाइश और खाने का तगाजा करते हैं। उसके बाद आप लोग बैठ जाएं, मर्गन स्ट्रॉम ने कहा। फिर वो लंगड़ाता हुआ दूसरी तरफ बढ़ा। सारी निगाहें उसे मुसलसल हैरत से तके जा रही थीं। दीवार के पास जाकर उसने लालटेन को चेहरे तक बुलंद किया। फिर उसने टेढ़ी उंगलियां उसकी चिमनी पर रखीं। उसने चिमनी जुदा की और फिर उसके मोटे मोटे होंठ खुले, जबान निकली और उसने बत्ती की तरफ फूंक मार दी। लालटेन का शोला गुल हो गया। पॉल और उसके साथियों ने वो मेज बैठने के लिए चुनी जो दरवाजे से ज्यादा करीब थी। मर्गन स्ट्रॉम बाहर चला गया था। जब जाहिर हुआ तो उसके पास एक सफ़ेद रंग का कपड़ा था। मुस्कुराते हुए उसने ये कपड़ा मेज पर बिछा दिया। उसके बाद उसने लैंप उसके ऊपर रख दिया। खाना चाहिए होगा, उसने भारी आवाज में पूछा। हाँ, जो कुछ भी हो, पॉल ने कहा। देखता हूँ। और हाँ, क्या क्या यहाँ रोशनी बहुत कम है क्या मजीद? बर्गर स्ट्राम की भवें सुकड़ गईं। उसके मोटे मोटे होंठ सुकड़े, मगर उसने कहा, यहाँ रोशनी रखने का ज़्यादा इंतज़ाम नहीं। खैर, मैं मोमबत्ती जला देता हूँ। उसके बाद वो उस मेज़ों की तरफ गया। उसने अपनी बदनुमा उंगलियों को बार बार तोड़कर प्याला नुमा किया और मेज़ की मोमबत्ती माचिस से जला दी। अब उसकी अजीब सी बेरंग कमरे में 4 अदद मोमबत्ती जल रही थीं। ये आदमी कौन है? परमीफ ने पहली बार जबान खोली। मर्गन स्ट्रॉम, पॉल ने बताया। बड़ा ही बदहियत है। उससे भी बड़ा, बाल ने तलखी से कहा। मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मैं जा रहा हूँ। नहीं, पॉल ने झुककर करमीफ की आंखों में झांकते हुए कहा। करमीफ, तुम आसानी से यहाँ से नहीं जा सकते। तुम्हें कोई हक नहीं। ये बात मेरी तरफ से नहीं है। करमीफ ने जबड़े भींच लिए और फिर बोला, क्या मतलब? तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकोगे। कुछ इंतजार करो और देखो। करमीफ का चेहरा सफेद पड़ गया। एलन भाई जो सामने बैठा था, उसने घबरा कर इधर उधर देखा। खुद पाल की कैफियत खराब थी। तब एलन भाई ने सरगोशी में सवाल किया, तुम क्यों यहाँ आए हो? देखने के लिए। मगर ये एक पागलपन है। ये आदमी क्या है? तुम इसका तस्वुर भी नहीं कर सकते। रात खत्म होने से पहले तुम देख लोगे। उसकी आवाज़ बैठी हुई थी। उसे लग रहा था जैसे कोई बहुत करीब ही है और खुश हो रहा है। और वो उसकी आंखें महसूस कर रहा था जो उसकी दिमाग में घुस रही थी। एकदम से वो घूमा और उसे मर्गन स्ट्रॉम नजर आया जो उन्हें नफरत अंगेज नजरों से घूर रहा था। अचानक एलन भाई बच्चों की सी आवाज में चीखा, ये तुम हमें इस तरह क्या घूर रहे हो? मर्गन स्ट्रॉम के होंठ खुले और वो आहिस्ता से हंसा। वाइन अभी लाऊं या बाद में? एलन भाई मुतमईन सा हो गया, मुठियां भींचते हुए। तब जुर्मी ने कहा, सर, इससे कहें कि वाइन अभी ले आओ। मर्गन स्ट्रॉम कुछ बोले बगैर दोबारा चल दिया। कमरे में कोई आवाज ना थी। बिल आखिर पाल ने सरगोशी की, करमीफ, जरा अपनी घड़ी देखो, क्या वक्त हुआ है? 11। करमीफ ने बेदिली से कहा। यानी अब सुबह होने में 7 घंटे बाकी हैं। पाल बुड़बुड़ाया, वो वापस आ रहे होंगे। कौन? दूसरे, यहाँ के बासी। पाल चुप हो गया, इस तरह जैसे किसी ने हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया हो। मगर ये कोई हाथ ना था। ये एक आवाज़ थी जो ऊपरी मंजिल से आई थी, अंधेरे से बरामद हुई थी। ये एक दबा दबा सा कहकह था। उसके फौरन बाद एक खौफजदा सी चीख सुनाई दी। उसके बाद खामोशी छा गई। करमीफ ने एकदम से कुर्सी सिरकाई और उठ गया। ये क्या था? किसी ने जवाब नहीं दिया। जुर्मी साकित बैठा हुआ था। उसके मजबूत हाथों ने मेज को पकड़ रखा था। एलन भाई किसी मुर्दे की तरह बैठा हुआ था। उसकी आंखें खौफ से चौड़ी हो रही थीं। पाल ने मशीनी लहजे में कहा, बैठ जाओ करमीफ। था क्या ये? मेरा ख्याल गलत था, पाल ने सरगोशी में कहा। यहाँ के बासी कहीं गए नहीं हैं। कम अज कम एक जरूर मौजूद है यहाँ। वो चीख कोई लड़की की चीख थी शायद। हाँ, पाल बुड़बुड़ाया, मखमली शाल वाली लड़की। मगर हम कुछ नहीं कर सकते, अब ताखीर हो चुकी है। वो कल रात इधर आई थी। क्या मतलब? करमीफ, तुम बैठ जाओ।
करमीफ मुंह हुई मुंह में बुड़बुड़ाता हुआ नागवारी से बैठ गया। उसने बेख्याली में अपनी कोट के बटन खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर पाल ने देख लिया था। उजलत से उसने हाथ बढ़ाकर उसे रोक दिया। नहीं करमीफ, क्या? बटन मत बंद रखो, अगर जिंदगी अजीज है, मगर यहाँ बहुत गर्मी है। वो शायद कुछ और कहता कि एक दूसरी आवाज ने मुदाखलत की। एक खासे लंबे हाथ ने बढ़कर मेज पर एक ट्रे रख दी जिसमें 4 गिलास थे। उनमें सुर्ख स्याल भरा हुआ था। फिर मर्गन स्टॉर्म की आवाज उभरी, ये अच्छी वाइन है, गोश्त भी बस तैयार हुआ चाहता है। करमीफ उस लंबे हाथ के एकदम से नमूदार होने से घबरा गया था। उसने अपना हाथ अपाहिज के नंगे बाजू पर जमा दिया और बोला, यह चीख कैसी थी? चीख? क्या तुमने नहीं सुना? सराय के मालिक ने मुस्कुरा कर उसे देखा। उसके होंठ जो सुर्ख हो रहे थे, शायद उसी शराब से जो उसने यहाँ सजाई थी। पहले उसने कहा, रात का करिश्मा है जनाब, कुछ नहीं, यहाँ की सड़कें सुनसान है, कोई नहीं चलता इन पर। मगर ये आवाज़ ऊपरी मंजिल से आई थी। मर्गन स्ट्रॉम ने अपना हाथ छुड़ा लिया और पीछे हट गया। फिर कुछ कहे बगैर वो दरवाजे की तरह तारीकी की तरफ बढ़ा और गायब हो गया। करमीफ कुछ देर साकित बैठा रहा, फिर बुड़बुड़ाया। उसका बाजू बिल्कुल सर्द था, सर्द और लजलजा, जैसे कोई मुर्दा टिशू। मर्गन स्टॉर्म दोबारा जाहिर हुआ। चारों मुसाफिर बैठे थे और मुंतजिर थे। कमरा खाली था, सिर्फ मोमबत्तियों की रोशनी से दीवारों पर साए लहरा रहे थे। बला की खामोशी छाई हुई थी। पाल गैर फितरी हालत में था, बेहद पुरसकून। एक्शन के लम्हात आ रहे थे। फिर उसने झुककर आहिस्ता से कहा, अब हमें वो करना है जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। करमीफ ने उसे घूरा। शायद उसे यकीन नहीं था कि यहाँ वो किसी मकसद से आया है। एलन भाई साकित बैठा रहा। मैट जर्मी की मुठ्ठियां बंद थीं, जैसे वो गुंसा मारने का इरादा रखता हो। क्या मतलब? करमीफ ने पूछा। हमें इस पर गलबा हासिल करना होगा, लेकिन मैं उसकी गर्दन तोड़ दूंगा। जर्मी बुड़बुड़ाया। हम 4 हैं, पाल ने कहा, हम इस पर गलबा पा सकते हैं। दूसरों के आने से पहले पहले हमें इस इमारत को ऊपर से नीचे तक खंगाल लेना होगा। सर, 4 की कोई जरूरत नहीं, जर्मी बुड़बुड़ाया। मैं अकेला ही इस मेंढा के लिए बहुत हूँ। तुम इसे नहीं जानते, पाल ने आहिस्ता से कहा। जानता हूँ सर, वो आदमी नहीं हैवान है, मगर मैं ऐसे बता दूंगा कि इंसान क्या होते हैं। नहीं, इस बार उसे कुछ ना कहना, वो पहले ही भड़का हुआ है। फिर पहले उसे खाना लाने दो। फिर मैं उसे दफतन एलन भाई के मुंह से एक सिसकी सी बरामद हुई। पाल ने जल्दी से घूमकर गेट की तरफ देखा। अंदरूनी कमरे का दरवाजा खुला था और वहां मर्गन स्टॉर्म खड़ा था। वो उन्हें किसी भेड़िए की तरह देख रहा था और उनकी बातें सुन रहा था। इसके बाद वो घूमा और अंदर चला गया, मगर जरा सी देर बाद उसकी शक्ल फिर नजर आई। इस बार वो एक ट्रे थामे हुए था। लंगड़ाता हुआ वो बढ़ा और उसने ट्रे मेज पर रख दी। फिर उसने उसमें से 4 प्लेटें निकाली और लंबे बाजुओं से उसने उन्हें उनके सामने सजा दिया। छुरी कांटे की खनक ने जरा सी देर के लिए उस कमरे की खामोशी को लरजा दिया और बस उसके बाद वो हाथ बांधकर वहीं खड़ा हो गया। यहाँ बहुत ही कम लोग आते हैं, उसने कहा, मगर ये गोश्त ताज़ा है। आप लोग ज़रा जल्दी करें, रात आधी के करीब हो चुकी है। मैं अब काम बंद करूँगा। करमीफ ने छुरी उठाई। ये गोश्त पता नहीं किस किस्म का था, सुर्ख और नायाब सा। उसके आसपास सब्जियां थी, मगर ये बासी लगती थीं। अचानक पाल ने पूछा, तुमको किसी का इंतजार है क्या? कोई आ रहा है यहाँ? तो अनकीपर ने उसे घूरा। मैंने कहा, यहाँ कोई नहीं आता। ठीक है, हम जल्द रुखसत हो जाएंगे। कुछ रोटी होगी? मर्गन स्ट्रॉम एकदम से मुड़ा और चल दिया। जर्मी उसके जाते ही पाल ने कहा, आप उसे काबू करना है। हमें किसी भी सूरत में नाकाम नहीं होना चाहिए, वरना। सुनो, बाहर से एक आवाज आई थी, किसी कार की। कोई कार इधर आ रही थी। पाल का जिस्म तन गया। उसी वक्त बाहर हारन की आवाज उभरी। फिर मर्गन स्टॉर्म नजर आया। उसने लालटेन हुक से उतारी, उसे जलाया और मेज की तरफ देखे बगैर बाहर की दरवाजे की तरफ चल दिया। जर्मी ने झटके से उठने का इरादा किया, मगर पाल ने रोक दिया। नहीं, रुको। दरवाजा खुला और मर्गन स्टॉर्म ने कदम बढ़ाया। हवा का एक ठंडा झोंका अंदर दाखिल हुआ। चारों अफराद साकित बैठे हुए थे। बाहर चंद आवाजें उभरी, फिर इंजन बंद किया गया। फिर चापें उभरी। एक खराशदार सी आवाज ने कहा, मर्गन स्टॉर्म, ये दूसरी कार, ये किसकी है? अनकीपर का जवाब बहुत मध्यम आवाज में था। उसी लम्हे एक लड़की की आवाज सुनाई दी। ओ, ये कैसी अजीब सी जगह है, मैं यहाँ रुक नहीं सकती।
उन चारों ने एक दूसरे को सवालिया नजरों से देखा। एक हल्की सी हंसी सुनाई दी और खुले दरवाजे में दो हैवले नजर आए। उनके पीछे लालटेन बरदार मर्गन स्ट्राम था। मर्द स्याह लिबास में था, मुस्कुराता हुआ सडोल सा। उसने भवें सुकेल कर कमरे का जायजा लिया। उसकी आंखें अजीब अंदाज में चमक रही थीं। उसके होंठ मोटे थे। उसने नागवारी से उन चारों को देखा और सर हिलाया। फिर उसने लड़की से कुछ कहा और उस कहरजदा से कमरे में दाखिल हो गया। औरत कम सिन थी, शायद 20 साल की, और हसीन भी। उसने स्याह रंग का गाउन पहन रखा था। शाल का रंग भी सफ़ेद था। दीवारों के नज़दीक डोरी पर मौजूद टेबल की तरफ वो दोनों बढ़े और पास पास बैठ गए। मर्गन स्ट्राम अभी दरवाजे पर ही था और उन्हें देखे जा रहा था। जर्मी ने पाल की तरफ देखा और बहुत हल्की आवाज में बोला, जाऊं मैं उस तरफ? नहीं, पाल ने कहा, जरा देर इंतजार करो। जर्मी का जिस्म ढीला हो गया। मर्गन स्ट्राम लालटेन हिलाता हुआ बढ़ा और पाल के सर पर पहुंचकर बोला, अब आप हजरात चले जाएं, मगर हमारा खाना नहीं। अब जाओ। पाल ने एहतजाज करना ही चाहा था कि वो रुक गया। उसकी नज़रों में कमरे का वो दौर अफ्तादा गोशा था। मर्गन स्ट्राम ने जल्दी से मुड़कर पाल की नज़रों का पीछा किया। उधर अंधेरे में एक दरवाज़ा खुला था। उसमें एक इंसानी परछाई खड़ी थी। फिर उन चारों ने उसे बढ़ते देखा। उस आदमी ने सफ़ेद स्याह सूट पहन रखा था, मगर यह मसला हुआ था, उस आदमी के बाल भी उलझे हुए थे। उसका सफ़ेद चेहरा तासुरात से आरी था। उसकी चाल कदरे बहकी हुई थी। उसके होंठ भीगे हुए और सुर्ख थे। लालटेन की रोशनी पड़ी तो एक और चीज़ नजर आई। उस शख्स के सफ़ेद कमीज पर एक बड़ा सा धब्बा फैला हुआ गहरे सुर्ख रंग का था, और यह खून का धब्बा था। मर्गन स्ट्राम ने लालटेन मेज पर रख दी और एहतियात से उस शख्स की तरफ बढ़ा। फिर पाल और दूसरों ने कुछ अल्फाज सुने जो कुछ नाकाबिले फहम से थे, मगर उनके मैनी समझ में आते थे और ये कुछ अच्छे ना थे। तुम्हारा काम हो गया? मर्गन स्ट्राम ने पूछा। दूसरे ने सर हिलाया और कहा, हाँ, अब तुम्हारी बारी है। मर्गन स्ट्राम के चेहरे पर जानी कैफियत उभरी। उसने अपनी मुड़ी हुई अंगलियों से आदमी का बाजू थामा, यानी अभी बिल्कुल, मगर मैं तुमसे कुछ बात करूंगा। ये अजनबी लोग। मगर पाल ने मजीद नहीं सुना। मेज उसके हाथों तले डोली और फिर उस पर जैसे उलट गई। पाल को जोरदार झटका लगा। यह हरकत एलन बाई की थी, जो शदीद खौफ की कैफियत में उछला था और फिर बाहर की तरफ भागा था। उसकी रफ्तार बेहद तेज थी। ठहरो, पाल चीखा। उसने जर्मी से कहा, करमीफ का संभालना। फिर वो बाहर की तरफ दौड़ा। बाहर से उसे कुछ नजर ना आया। उसने रुककर अंधेरे में हर तरफ नजरें दौड़ाईं। उसके पीछे मर्गन स्ट्राम और वो आदमी साकित खड़े ये तमाशा देख रहे थे। बाहर हवा ठंडी थी और अंधेरा फैला हुआ था। अंधों की तरह पॉल ड्राइववे पर लपका। वहां कोई ना था, बस अंधेरा था और सन्नाटा था। मगर एलन बाई की तलाश जरूरी थी। अगर वो निकल जाता तो मदद लेकर पहुंचता। पुलिस नहीं, इस तरह तो फिर वो सारा खेल ही बिगड़ जाता। उसे दोबारा पागल खाने भेज दिया जाता और रोत फिर कभी पागल खाने से बाहर नहीं आ सकती। पाल ने सोचा और लपक कर कार की तरफ चला। उसमें चाबी मौजूद थी। पाल इधर ही रुक गया और फिर जानबूझकर उसने रुख मोड़ लिया। उसका ख्याल दुरुस्त था। एलन बाई मौके की तलाश में था। जो ही वो जरा सा आगे चला, उसे हल्की सी चाप सुनाई दी। फिर उसने किसी हवले को कार की तरफ चपटते देखा। पाल घूमा और उसने उस पर छलांग लगा दी। फिर उसका रिवॉल्वर निकला और एलन बाई की पसलियों में गड़ गया। मैं अंदर नहीं जाऊंगा, एलन बाई ने मचलते हुए कहा। फिर उसने रिवॉल्वर हटा लिया और नर्वस अंदाज में पाल से बोला, मुझे अंदाजा हो गया है कि तुम इतने पागल नहीं हो जो मैं समझता था। ये बात तुम्हें पहले सोचनी थी। चलो, क्या तुम मुझे जाने नहीं दोगे? नहीं, पाल ने मुस्तहकम आवाज में कहा। एलन बाई ने सर झुका लिया। फिर दोनों आहिस्ता से सराय के दरवाजे की तरफ चल दिए। गरेटू डान में कोई तब्दीली नहीं आई थी। एक मेज पर करमीफ तना हुआ बैठा था। जर्मी उसकी निगरानी कर रहा था। कोने में तारीकी में वो लड़की बैठी थी जिसकी शाल सफ़ेद थी। साथ ही वो मर्द भी मौजूद था। वो इस तमाशे से लाताल्लुक लग रहा था। मर्गन स्ट्राम वस्त में खड़ा था। कमरे से आने वाला अब एक मेज पर जा बैठा था। उसने दरवाजे की तरफ देखा जहां से पाल और एलन बाई अंदर आ रहे थे। दरवाजा बंद हुआ तो मर्गन स्ट्राम ने मेज पर बैठे आदमी से पूछा, क्या मैं अब जाऊं? जाओ जाओ, हाँफने कैसे अंदाज में मर्गन स्ट्राम मुड़ा। फिर वो उस मेज पर आया जहां ये चारों बैठे थे। उसने लालटेन उठाई और घूम गया। वो जैसे उन लोगों को बिल्कुल भुला बैठा था। उसने उन्हें देखा भी नहीं था। उसकी आंखें किसी और ही चीज पर थीं।
کوئی شے جس کا اسے گھنٹوں سے انتظار تھا اور وہ ہی جان زدہ ہو رہا تھا۔ وہ ابھی اس دروازے پر پہنچا ہی تھا جس سے ایک آدمی باہر آیا تھا کہ وہ ایک دم سے ٹھٹک گیا۔ اس کی نظریں کھڑکیوں پر تھیں جن پر پردہ گرا ہوا تھا۔ رکھ کر اس نے کان لگائے اور کچھ سنا۔ پھر جو کچھ اس نے سنا صرف اس نے ہی سنا۔ میز پر بیٹھے تنہا آدمی نے بھی ادھر دیکھا اس کھڑکی کی طرف، مگر کچھ نظر نہ آیا۔ پھر مرگن اسٹرام نے حرکت کی اور ایک کھڑکی کے پاس جا کر اس نے پردہ ہٹایا۔ گندے شیشوں کے ادھر لالٹین کی روشنی میں کوئی شے پھر پھڑاتی ہوئی نظر آئی۔ مرگن اسٹرام نے ہاتھ بڑھایا اور انگلیوں سے شٹر کھول دیا۔ راستہ ملتے ہی ایک پرندے جیسی شے کمرے میں گھس آئی۔ یہی وہی بالدار بدبودار مخلوق تھی جس نے مرگن اسٹرام کے سر کے گرد منڈلا کر گھنٹہ بھر قبل کچھ کہا تھا، شاید چاروں کے داخلی کے لیے۔ اندر پہنچ کر اس نے مرگن اسٹرام کے پاس چند غوطے لگائے اور پھر چھت کی طرف گئی اور ایک جگہ لٹک گئی۔ غالباً وہ کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ مرگن اسٹرام نے کھڑکی بند کر دی۔ اسی وقت اس چمگادڑ نے، وہ ایک چمگادڑ ہی تھی، غوطہ لگایا اور اس میز کی سمت بڑھی جس پر کمرے سے نکلنے والا تنہا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ پھر جو کچھ ہوا وہ حیرت ناک تھا۔ بہت ہی برق رفتاری سے چمگادڑ نے اس آدمی کے گرد چکر لگایا اور پھر یوں لگا جیسے پرندے کے پرد کھو گئے ہوں، اور دوسرے لمحے وہ پرندہ بھی غائب ہو گیا۔ اس کی جگہ میز پر ایک اور آدمی بیٹھا دکھائی دیا، اس تنہا سرخ لبوں والے آدمی کے پاس۔ یہ دونوں طرف سے بالکل ایک دوسرے کی طرح مشابہ رکھتے تھے اور بالکل ایک جیسے تھے، یکساں لباس اور بے تاثرہ چہرے۔ چند لمحے دونوں نے سرگوشیوں میں باتیں کی، پھر دونوں نے ایک ساتھ ان چاروں کی طرف دیکھا۔ پھر وہ آدمی جو عمارت کے اندر سے آیا تھا بولا، کوسٹالین، آج یہاں کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں۔ جواب میں مسرت پنہا اور بات با آواز بلند کہی گئی تھی تاکہ سنی جا سکے۔ اچھا، اس وقت آئے ہیں جب ہم جانے والے تھے۔ اس احمق سرائے کے مالک کو چاہیے تھا کہ وہ انہیں واپس کر دیتا۔ ہاں، مگر اسے ڈر تھا۔ یہ ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں اس کا پتہ نہ لگ جائے۔ کوسٹلین، اس کا تدارک ضروری ہے۔ ابھی بھی وہ اسے کہہ رہا تھا کہ یہ چلے جائیں۔ وہ شخص جس کا نام کوسٹلین تھا اور وہ ابھی کچھ دیر پہلے آدمی کی بجائے نہ جانے کیا تھا، مضطرب سا ہو گیا۔ پال نے دیکھا اس کے چہرے پر برہمی ابھری ہوئی تھی۔ اس نے بلند آواز میں پکارا، مرگن اسٹرام۔ ہچکچاہٹ کے ساتھ وہ لنگڑا مینڈک اس کی طرف بڑھا۔ جی سر، کیا تم واقعی ہمارے مہمانوں سے جانے کے لیے کہہ رہے تھے؟ میں دراصل میں ڈر رہے تھے، اس نے تھیکے لہجے میں کہا۔ کیا تم نے ہماری حفاظت کا وعدہ نہیں کر رکھا ہے؟ جی مگر، اور تم انہیں جانے دے رہے تھے؟ میں نے کہا کیا حکم دیا تھا؟ کہا تھا نا کہ انہیں روکنا۔ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ میں جب پلٹوں تو بھوکا ہوں؟ مرگن اسٹرام نے مسکینی سے سر جھکا دیا۔ دفع ہو جاؤ، وہ آدمی چیخا، اور اپنی غار میں رہو۔ مرگن اسٹرام جلدی سے چل دیا۔ کسی نے پال کو چھوا، یہ جرمی تھا۔ اس نے کہا، یہ جگہ بہت بری ہے، میں باہر جا رہا ہوں۔ پال نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ فرار ناممکن تھا، اسے معلوم تھا۔ اس کا مطلب تھا موت، مگر وہ اکیلا تھا، وہ دونوں ڈاکٹروں کو نہیں روک سکتا تھا۔ یکا یک کرمیف اٹھ گیا اور بولا، اگر ہمیں یہاں روکے رہے تو یہ جانور ہمیں نہیں، تم نہیں جا سکو گے۔ پال نے کمزور آواز میں کہا، ہم دیکھتے ہیں۔ اس نے کرسی کو پیچھے کھسکایا، ساتھ ہی ایلن بھائی بھی اٹھ پڑا۔ پال کا ریوالور تیزی سے نکلا، مگر پھر وہ رک گیا۔ جرمی بڑبڑا کر رہ گیا۔ دونوں ڈاکٹر دروازے کی طرف بڑھے۔ پال کو اندازہ تھا کہ کیا ہوگا۔ اس نے قریبی میز کی سمت دیکھا۔ دونوں آدمیوں نے بات بند کر دی تھی۔ وہ فاتحانہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ کسی سائے کی طرح اٹھے۔ جانے والے دونوں افراد نے انہیں اٹھتے دیکھا تو ٹھٹک گئے۔ کرمیف کا رنگ سفید ہو گیا تھا اور ایلن بھائی کانپنے لگا تھا۔ وہ دونوں پنے تلے قدموں سے ان کی سمت چلے، اور پھر پال نے ایک اور خوفناک چیز دیکھی۔ وہ جوڑا جو کونے میں بیٹھا تھا اب وہ اٹھ رہا تھا۔ لیمپ کی روشنی میں مرد کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ وہ فاتحانہ انداز میں مسکرا رہا تھا، مگر یہ مسکراہٹ نہایت مکروہ تھی، جبکہ لڑکی بالکل کھوئی کھوئی نظر آ رہی تھی، جیسے عالم خواب میں ہو۔ اس کی آنکھیں بجھی ہوئی تھیں۔ مرد نے لڑکی سے کچھ کہا اور پھر اسے بازو میں لے کر اس دروازے کی طرف بڑھ گیا جو عمارت کے اندرونی کمرے میں کھلتا تھا۔ مرگن اسٹرام بھی اسی میں جا کر غائب ہوا تھا، اور ایک بار پھر پال پر دوڑا سا پڑا جیسے اسے قبل کل رات پڑا تھا۔ وہ اجلت سے اٹھا اور چیخا نہیں،
उसके साथ मत जाओ। अपनी उजलत में उसने रास्ते की एक कुर्सी उलट दी। मर्द ने मुड़कर उसे देखा और आहिस्ता से हंसा। फिर वो लड़की को लिए हुए अंधेरे दरवाजे में गायब हो गया और दरवाजा बंद हो गया। पाल ने दरवाजे की नाब घुमाई मगर वो मुकफल हो गया था। खूनख्वार अंदाज में पाल मुड़ा। जर्मी जर्मी मेरी मदद करो, मैं इसे नहीं जाने दूंगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हर आने वाली न्यू अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। शुक्रिया।